प्यारे बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर शुभ्रा सिंह है। मैं ADGGIC गोरखपुर में सहायक अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय का अध्याय 15 खाद्य संसाधनों में सुधार का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ को हमने 2 भागों में विभक्त किया है। आज हम भाग 1 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, भाग 1 के अंतर्गत हम हरित क्रांति से आए फसल उत्पादन में वृद्धि तथा श्वेत क्रांति से आए दुग्ध उत्पादन की वृद्धि की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम फसल उत्पादन में किस प्रकार उन्नति होगी इसकी चर्चा करेंगे। फसल की किस्मों में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है इसकी चर्चा करेंगे। फसल उत्पादन प्रबंधन को समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम पोषक प्रबंधन को समझेंगे। खाद, उर्वरक, सिंचाई तथा फसल पैटर्न के बारे में जानेंगे। बच्चों, सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता मूलतः ऊर्जा के लिए होती है। ऊर्जा होती है जब हमारे पास, तभी तो हम अपने सभी कार्य सुचारू रूप से कर पाते हैं। तो ये भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन हमें पौधों से प्राप्त होता है और जानवरों से प्राप्त होता है। देखिए, हम लोग खाने में क्या खाते हैं? दाल, चावल, रोटी, सब्जी इत्यादि का सेवन करते हैं। तो ये कहाँ प्राप्त होता है? ये फसलों से हमें प्राप्त होता है। और जो हम दूध पीते हैं रोज, या लोग अंडे खाते हैं या मांस मछली का सेवन करते हैं, वो सारी चीजें कहाँ से प्राप्त होती हैं? वो सारी चीजें हमें पशुपालन से प्राप्त होती हैं या पशुओं से प्राप्त होती हैं। बच्चों, हमारे भारत की जनसंख्या 100 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है और सभी मनुष्यों को क्या भोजन की आवश्यकता होगी। सभी मनुष्यों तक भोजन पहुंचना अनिवार्य है, क्योंकि बिना भोजन के वो जीवित नहीं रह पाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए कृषि पद्धतियों में कुछ सुधार करने होंगे, जिसके कारण फसल उत्पादन बढ़े। बच्चों, फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए पहले भी कई कोशिशें की जा चुकी हैं, जिनमें हरित क्रांति जो है वह मुख्य है। हरित क्रांति के जो जनक थे वो स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति द्वारा जब कृषि की गई थी तो उसमें उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया गया था, नई कृषि पद्धतियों का इस्तेमाल किया गया था, अच्छी सिंचाई व्यवस्था का इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण जो फसल उत्पादन था वो कई गुना बढ़ा था। बच्चों, लेकिन हरित क्रांति में जो कृषि योग्य भूमि थी उसको भी बढ़ाया गया था। इसके लिए क्या करना पड़ा था? वनों को काटना पड़ा था। साथ ही साथ श्वेत क्रांति हुई। श्वेत क्रांति द्वारा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की गई थी। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार की गई थी? पशुओं को अच्छे किस्म के चारे देके या उनमें अच्छी प्रजनन क्षमता विकसित करके, जिससे कि दुग्ध श्रवण काल उनका बढ़ जाए। इस प्रकार से जो दुग्ध उत्पादन था उसको कई गुना बढ़ाया गया था। बच्चों, ये जो दुग्ध का उत्पादन कई गुना बढ़ाया गया, इसको हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। इसके जो जनक थे वो वर्गीज कुरियन थे। बच्चों, इन क्रांतियों से जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण था उसको नुकसान पहुंचा था। पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हुआ था, क्योंकि कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने के लिए वनों को काटा गया। वनों को काटा गया तो जिससे क्या क्या हुआ? प्रकृति में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। अतः अब हमें खेती करनी है जिससे कि उत्पादन क्षमता बढ़े, और हमें कृषियों की भूमि अब हम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि पहले ही से बहुत बड़ा एक क्षेत्रफल ऐसा है भारत का जिसमें कृषि हो रही है। अतः हमें उतने ही क्षेत्रफल में फसल के उत्पादन को बढ़ाना है, और साथ ही साथ हमें ऐसी खेती करनी है जिससे कि पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुँचे। इसके लिए हमें संपोषणीय प्रणालियों को अपनाना होगा। बच्चों, अगर पर्यावरण को हानि होगी, अगर हम ऐसी प्रणालियों को अपनाएंगे जिससे कि पर्यावरण की हानि हो, तो विकास वहीं पे रोकना पड़ेगा। इसलिए ऐसी प्रणालियों की आवश्यकता है कि जो सतत चलती रहे और पर्यावरण को हानि
ना पहुंचाए, वो पर्यावरण के अनुरूप ही रहे, जिसके अंतर्गत हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर रुख कर चुके हैं और इसी को आगे बढ़ावा देने की ज़रूरत भी है। बच्चों, ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम रसायन विहीन खेती करते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बच्चों, फसल उत्पादन में उन्नति कैसे की जा सकती है? बच्चों, हम लोग रोज़ खाना खाते हैं, तो जब खाना खाते हैं तो उस पे से हमको विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, यही जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। बच्चों, जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होता है? गेहूं और चावल से, मक्का से, बाजरा से तथा ज्वार से इत्यादि से प्राप्त होता है। प्रोटीन हमें विभिन्न प्रकार की दालों से प्राप्त होती है। वसा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सोयाबीन का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, तिल का तेल, अरंड का तेल, सरसों का तेल इत्यादि से हमें वसा की प्राप्ति होती है। विटामिन और खनिज लवण की प्राप्ति हमें सब्जियों से, मसालों से तथा फल से होती है। बच्चों, जिस प्रकार हम खाना खाते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी प्रकार पशु भी चारा खाते हैं। और चारा फसलें कौन कौन सी हैं? जई तथा सूडान घास है। बच्चों, जई तथा सूडान घास को हम वृहद स्तर पे बोते हैं, जिससे कि पशुओं को चारा प्राप्त हो सके। बच्चों, हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश पौधों की कायिक वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य होता है। बच्चों, 24 घंटे का वह समय जिसमें किसी पौधे को सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, उसको हम दीप्त काल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम फोटो पीरियड कहते हैं। बच्चों, जो भारत में कृषि है वो ऋतु आधारित है। जैसे हम खरीफ की फसल की अगर बात करें तो हम खरीफ की फसल के बीज कब बो देते हैं? जून में बोते हैं और अक्टूबर माह में इनकी कटाई होती है। इनके जो मुख्य उदाहरण है वो है धान, सोयाबीन, अरहर तथा मक्का। खरीफ की फसलों को पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, तभी इसको देखिए वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ये जो फसल दिख रही है ये धान की फसल है। जब बच्चों इसको काट दिया जाता है अक्टूबर के मास में, तो फिर नवंबर माह में रबी की फसलें बोई जाती हैं और उनकी कटाई कब की जाती है? अप्रैल माह में की जाती है। इसके उदाहरण जो हैं वो गेहूं, मटर, चना, सरसों तथा अलसी इत्यादि हैं। बच्चों, फसल उत्पादन की उन्नति की गतिविधियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं कि किस प्रकार से फसल उत्पादन में हम उन्नति कर सकते हैं। तो सबसे पहला चरण है बीज का चुनना, यानी अगर हम उन्नत किस्म के बीज को चुनेंगे तो फसल की पैदावार अच्छी होगी। इसको हम फसल की किस्मों में सुधार कहते हैं। दूसरा है जब हम बीज बो चुके हैं तो हमें फसल की उचित देखभाल करनी है। ये फसल उत्पादन प्रबंधन के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो खेत हैं उसमें जो उपजी हुई फसल है या काटने के बाद जो फसल है उसका उचित रखरखाव किस प्रकार करेंगे, वो फसल सुरक्षा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। बच्चों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फसल की किस्म में सुधार। फसल की किस्म में सुधार हम किस प्रकार कर सकते हैं? अगर हम अच्छे प्रकार के बीजों का चुनाव करें तो हम फसल की किस्म में सुधार कर सकते हैं। तो ये अच्छे बीज कहाँ से प्राप्त होंगे? इन बीज को प्राप्त करने की 2 विधियां हैं। पहला विधि है कि अगर हम अच्छे गुणों वाले पौधों का संकरण कराएं तो हमें जो बीज प्राप्त होंगे वो उन्नत किस्म के बीज प्राप्त होंगे। दूसरा विधि है कि अगर हम ऐच्छिक गुणों वाले जीन को
किसी पौधों में डाल दें तो उससे जो हमें बीज प्राप्त होंगे या पौधे प्राप्त होंगे वो भी ऐच्छिक गुणों वाले पौधे प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार हम बीज की किस्म में सुधार कर सकते हैं। किस्म में सुधार के लिए कुछ कारक जो है वो निम्नलिखित हैं। पहला है उच्च उत्पादन। तो प्रति एकड़ भूमि में जो अन्न का उत्पादन है वो ज्यादा होना चाहिए। दूसरा है उन्नत किस्में। हर अनाज में कुछ घटक मुख्य होते हैं, जैसे गेहूं में कार्बोहाइड्रेट होता है और दालों में प्रोटीन होता है। तो अनाज में जो ये घटक है वो अच्छी मात्रा में उपस्थित होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो फसल उन्नत किस्म की फसल है। तीसरा है जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता। जो बीज होने चाहिए या उनसे उत्पन्न जो फसलें होनी चाहिए वो इस प्रकार होनी चाहिए कि उसमें जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता का गुण उत्पन्न हो। जैविक प्रतिरोधकता क्या है कि ये कीट पतंगों इत्यादि के प्रति प्रतिरोधक हो, और अजैविक प्रतिरोधकता क्या है, जैसे ये सर्दी, गर्मी, ओलावृष्टि, हिमवृष्टि, इन सब चीजों के प्रति प्रतिरोधक हो। अगर इनमें जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाएगी तो फसल का नष्ट होना भी कम हो जाएगा, जिससे कि लाभ बढ़ेगा। इसके पश्चात है व्यापक अनुकूलता। बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जो किसी निश्चित जलवायु में ही हो पाती हैं। अगर उनमें अनुकूलता का गुण आ जाए, यानी कि ये फसल हर जलवायु में उग सके, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि फसल के उत्पादन में वृद्धि होगी। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। ऐच्छिक सस्य विज्ञान के अंतर्गत चारा फसलों को इस प्रकार उगाया जाता है कि उनकी शाखाएं लंबी रहें और जो अनाज की फसलें हैं वो बौने कद की होती हैं। इससे क्या होता है, ये पोषक तत्वों की इनको आवश्यकता फिर कम होती है। अगला है परिपक्वन काल में परिवर्तन। अगर अनाज का परिपक्वन काल बदल दिया जाए तो आर्थिक दृष्टि से ये बहुत हितकर होगा। परिपक्वन काल क्या होता है? परिपक्वन काल बीज के बोने से लगा के फसल के काटने तक का समय होता है। अगर परिपक्वन काल कम हो जाएगा तो फसल में लागत भी जो लगती है वो कम हो जाएगी और किसान एक ही वर्ष में एक ही खेत में 2 से 3 फसलें उगा सकेगा, जो कि आर्थिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। बच्चों, इस प्रकार आपने देख लिया कि किस प्रकार से बीज की किस्म में सुधार किया जा सकता है। बच्चों, अब हम फसल उत्पादन प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले पोषक प्रबंधन की बात करेंगे। बच्चों, जैसे कि हमें जीवित रहने के लिए और अपने कायिक वृद्धि और विकास के लिए अनाज की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों को भी अपने वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बच्चों, ये जो पौधे हैं वो अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं या ये पोषक तत्व कहाँ से लेते हैं? ये मूलतः पोषक तत्व मिट्टी से, हवा से तथा पानी से प्राप्त करते हैं। हवा से ये कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, पानी से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और मिट्टी से ये विभिन्न प्रकार के वृहद और सूक्ष्म पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। बच्चों, वृहद पोषक तत्व क्या होते हैं? वृहद पोषक तत्व वो होते हैं जिनकी पौधों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। इसके अंतर्गत नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सल्फर आते हैं। फिर आता है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व वह होते हैं जिनकी आवश्यकता पौधों को कम मात्रा में होती है, इनको हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। इसके उदाहरण हैं आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम तथा क्लोरीन। बच्चों, पौधों को बृहद और सूक्ष्म दोनों ही प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।
बच्चों, अब आपने जान लिया है कि पौधे अपना पोषण मूलतः मिट्टी से, हवा से तथा पानी से लेते हैं। अतः हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम खाद के विषय में पढ़ेंगे। खाद क्या होता है? खाद जो है वो जंतुओं के अपशिष्टों को और जो आपके खेत से कचरे निकलते हैं उसको, सब्जियों के छिलके इत्यादि को सड़ाने गलाने से प्राप्त होते हैं। इसमें जो कार्बनिक पदार्थ हैं उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। खाद जो है वो मिट्टी की संरचना में भी सुधार करते हैं। जैसे अगर बहुत रेतीली मिट्टी है तो खाद अगर उसमें मिला देंगे तो उसमें पानी का अवशोषण बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से अगर चिकनी मिट्टी है बहुत ज़्यादा, अगर उसमें हम खाद मिला देंगे तो जो उसमें से एक्स्ट्रा पानी है या अतिरिक्त पानी है वह बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से जो खाद है ये मिट्टी की संरचना में भी सुधार का कार्य करती है। खाद जो है वो निम्नलिखित प्रकार की है। सबसे पहले हम कंपोस्ट तथा वर्मी खाद के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम हरी खाद के विषय में चर्चा करेंगे। कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्टीकरण की प्रक्रिया में एक गड्ढे में जो पशु हैं उनके मल मूत्र को, जो खेतों से कचरा निकलता है उसको, जो सब्जियों के छिलके होते हैं उसको, सड़ी गली जो सब्जियां होती हैं, अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको विघटित कर दिया जाता है गड्ढे में। तो जो हमें प्राप्त होता है उसको हम खाद कहते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ हैं इसका निस्तारण जब हम केंचुए द्वारा कराते हैं तो उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे कि हरी खाद क्या होती है। खेत में अगर हम पटसन, मूंग और ग्वार आदि उगा दें, उसके बाद जब उसके पौधे थोड़े बड़े हो जाएं, फिर वापस से हम उसको खेत में दबा दें तो कुछ समय पश्चात क्या होगा, वो खाद में परिवर्तित हो जाता है। इससे जो खेत में पोषक तत्व की कमी होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि पोषक तत्व की आपूर्ति हो जाती है। बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि खाद जो है वह कार्बनिक पदार्थ होता है। अब हम उर्वरक के बारे में बात करेंगे। उर्वरक रासायनिक पदार्थ होता है, ये व्यावसायिक रूप से तैयार किया जाता है। इसके जो मुख्य घटक होते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। बच्चों, ये पौधों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे जो कायिक वृद्धि है वो बहुत अच्छी होती है। परंतु अगर उर्वरक का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है तो इससे मृदा प्रदूषण भी होता है। साथ ही साथ जो मृदा के पोषक तत्व हैं कुछ समय बाद उसमें भी ह्रास होने लगता है और ये आर्थिक दृष्टि से महंगे भी पड़ते हैं। इस प्रकार बच्चों, अब जो हमें खेती करनी चाहिए वो इस प्रकार होनी चाहिए जो रसायन पे आधारित ना हो, जिससे ये पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहे। और इसके लिए हम कार्बनिक खेती को जानेंगे। कार्बनिक खेती की जाती है, कई जगह पे की जा रही है। अब इसी खेती को बढ़ावा देने की और आवश्यकता है। बच्चों, कार्बनिक खेती में जो रसायन हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे पीड़कनाशी है रसायन, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें खाद का इस्तेमाल किया जाता है और उर्वरक के रूप में जो नील हरित शैवाल हैं उनका संवर्धन करा के उर्वरक के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर फसल में कीड़े लग जाते हैं तो पीड़कनाशी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ पे हम हल्दी का और नीम का इस्तेमाल छिड़काव के लिए करते हैं। बच्चों, इस प्रकार की जो खेती होती है या जैविक खाद द्वारा, जैविक उर्वरक द्वारा जो खेती होती है, यह पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए भी अति उपयोगी है। बच्चों,
भारत में जो खेती है वो मानसून पे आधारित होती है। जिस साल मानसून अच्छा होता है उस साल पैदावार भी बहुत अच्छी होती है, और जिस साल सूखा पड़ जाता है उस साल पैदावार भी खराब हो जाती है। अतः मानसून के साथ साथ बहुत सारी ऐसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी हैं जिसके द्वारा खेतों में सिंचाई की जा सकती है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम कुएं की बात करेंगे। कुएं जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे कुएं होते हैं जिसमें भूमिगत पानी इकट्ठा होता है और उससे सिंचाई कर ली जाती है। दूसरे कुएं ऐसे होते हैं जो कि बहुत गहरे होते हैं और उसमें से पानी निकालने के लिए पंप का इस्तेमाल किया जाता है और उससे सिंचाई की जाती है। दूसरा है तालाब, जो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, वो वर्षा ऋतु में भर जाते हैं, उसमें पानी भर जाता है और इसका इस्तेमाल भी खेतों में सिंचाई के लिए किया जाता है। तीसरा है नहर, जो नदियां हैं उससे बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, उसको हम नहर कहते हैं। नहरों के द्वारा भी खेतों की सिंचाई किया जाता है। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि जब मानसून जो होता है वो मध्यम रहता है या कम रहता है तो नहरें सूख जाती हैं। जो नदी के किनारे के खेत होते हैं उनकी सिंचाई हम सीधे नदी के जल से कर देते हैं, इसको नदी जल उठाव प्रणाली कहते हैं। बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि सिंचाई के लिए विभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम फसल पैटर्न की चर्चा करेंगे। फसल पैटर्न का अनुसरण करके भी फसल उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। इसमें हम सबसे पहले मिश्रित फसल के बारे में जानेंगे। इसमें एक खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगा दिया जाता है। इसमें कोई क्रम निर्धारित नहीं होता है। इसका ये लाभ होता है कि अगर किसी कारणवश कोई एक फसल खराब भी हो जाती है तो दूसरे से हमें लाभ मिल जाता है, यानी आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। अब हम अंतरा फसलीकरण के बारे में जानेंगे। अंतरा फसलीकरण में 2 फसलें एक पैटर्न पे उगाई जाती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि 2 फसलों को एक पैटर्न में उगाया गया है, और ये 2 फसलें ऐसी होनी चाहिए कि जो ये मिट्टी से अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व ग्रहण करें। इससे मिट्टी में किसी एक प्रकार के पोषक तत्व की कमी नहीं होने पाती है। तो अगर किसी एक फसल में कीड़ा लग भी जाता है तो फिर क्या होता है, वो पूरे में फैलने नहीं पाता है और फसल बच जाती है। इसलिए यह प्रक्रिया है वो बहुत उपयोगी होती है। बच्चों, अब हम फसल चक्र के विषय में जानेंगे। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को हम फसल चक्र कहते हैं। बच्चों, यह पहले से निश्चित होना चाहिए कि एक फसल काटने के बाद से दूसरी फसल कौन सी उगाई जाएगी। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जो फसल खरीफ की फसल जो कि जून में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है, जिसके अंतर्गत धान आता है, तो धान की फसल जब काट ली जाती है तो उसके बाद नवंबर में गेहूं की फसल बोई जाती है। बच्चों, और इस गेहूं की फसल की जो कटाई होती है वो अप्रैल माह में हो जाती है। उसके बाद खरबूज इत्यादि बोते हैं जो कि जुलाई तक इनकी भी कटाई कर दी जाती है। इस प्रकार के फसल चक्र को अपनाने से यह होता है कि मिट्टी में किसी एक प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं होने पाती है और मिट्टी में पोषक तत्वों की परिपूर्णता बनी रहती है। बच्चों, ये गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न हैं, इनको आप कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है, बृहद पोषक तत्व क्या है और इन्हें बृहद पोषक तत्व क्यों कहते हैं। तीसरा है, पौधे अपना पोषण किस प्रकार प्राप्त करते हैं। चौथा प्रश्न है, जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। पांचवा प्रश्न है, खाद तथा उर्वरक में क्या अंतर है।
बच्चों, इस प्रकार यहाँ पे इस पाठ का भाग 1 समाप्त होता है। इस भाग में आपने पढ़ लिया है कि किस प्रकार अच्छे बीजों का उपयोग करके कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और किस प्रकार अच्छी पोषण व्यवस्था के द्वारा भी फसल का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। अच्छी पोषण व्यवस्था का क्या तात्पर्य है कि अच्छे किस्म के खाद का इस्तेमाल हो, उन्नत किस्म के उर्वरक का इस्तेमाल हो, अच्छी सिंचाई व्यवस्था इत्यादि प्राप्त हो, और साथ ही साथ किस प्रकार फसल चक्र के द्वारा, अंतरा फसलीकरण के द्वारा और मिश्रित खेती के द्वारा भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। बच्चों, अब हम भाग 2 में फसल सुरक्षा प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि किस प्रकार अनाज का उचित भंडारण करके हम उसको जन जन तक पहुंचा सकते हैं, और हम पशुपालन के बारे में भी जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम दूध देने वाले पशुओं के बारे में पढ़ेंगे, कुक्कुट उत्पादन के विषय में जानेंगे, मत्स्य उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे और मधुमक्खी पालन के विषय में भी जानेंगे। बच्चों, अगले भाग के साथ मैं जल्दी ही मिलूंगी फिर से। धन्यवाद।